हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th ये वर्कशीट नंबर 69 है और ये वर्कशीट आपको 18 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। विज्ञान का जो हमारा पार्ट है इसमें कार्य एवं ऊर्जा में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है कि जो आपकी वर्कशीट्स में अभी साइंस का सिलेबस आपका ख़त्म नहीं हुआ है, तो साइंस का सिलेबस पहले ख़त्म होगा फिर रिवीजन होगा। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आप अपनी वर्कशीट्स को ध्यान से करें। साथ में ही कुछ बच्चे वर्कशीट को करना छोड़ चुके हैं कि अभी वर्कशीट नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, असाइनमेंट्स में लगे हुए हैं। तो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आपका 15 to 20 मार्क्स का है, बट जो आपका सिलेबस है, जो आपको एग्ज़ाम होगा, वो आपको 70 to 80 मार्क्स दिलाएगा। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है, इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। वर्कशीट को केयरफुली करें और अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है और आप बोर्ड एग्ज़ाम में एंटर करने वाले हैं क्लास 10th में। विद इन 3 months आप क्लास 10th में आ जाएंगे। तो अभी से आप अपनी पढ़ाई को सीरियस लेना स्टार्ट कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान आ गए हैं और जिज्ञासा भी। तो ज्ञान पूछ रहे हैं ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में ही। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है? मतलब हम ये तो जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तो जो कुल ऊर्जा होती है किसी वस्तु की, वो कैसे बदलती है या क्या होता है उसका? जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। वो ये कह रही हैं कि भाई देखिए, ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो जाती है, लेकिन अगर आप टोटल ऊर्जा की बात करें, कुल ऊर्जा की बात करें, तो वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, मतलब जो टोटल सम है, कुल योग है, वो एक जितना अगर कुल योग पहले 100 था तो 100 ही रहेगा, बस उसका रूप बदल जाएगा। अब हमारा ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता क्या है? ये कहता है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। मतलब ऊर्जा जो है ना तो बनाई जा सकती है ना समाप्त। जैसे कि हमने पढ़ा था ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप हैं। जो लाइट है, मतलब प्रकाश है, वो ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। तो ये सभी ऊर्जा के रूप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊर्जा आपने बनाई नहीं है। सूर्य से ऊर्जा आ रही है, क्या वो आपने बनाई है? नहीं, कोई भी ऊर्जा हमने ना तो बनाई है, ना ही हम किसी भी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। बस हम उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी क्या है? वो एक ऐसे आपके लिए एक धातु, लकड़ी को जब आपने जलाया, आग दी, तो उसमें एक ऊर्जा दी आपने, ठीक है, फायर वाली एक ऊर्जा दी। अब उससे खाना पक गया, वो ऊर्जा बदल गई, जो हीट थी, ठीक है, उष्मा थी, वो बदल गई खाने में, और वो खाना उसकी वजह से पक गया। तो वो उसका रूप में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कोई भी ऊर्जा हम ना तो बना रहे हैं और ना ही किसी ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसी विशेष परिस्थिति में काम करेगा और बाकी में नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सब जगह एक समान काम करता है। अब देख लेते हैं, एक सरल उदाहरण से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु ऊंचाई h ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक गिराई जाती है। हमने मान लिया कि एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है आपकी जो पर्पल कलर से दिखाई हुई है, और ये h हाइट पे रखी हुई है, इसकी ऊंचाई h है। इसको यहाँ से गिराना है। जब वस्तु यहाँ पे रखी है तो इसके अंदर एक गतिज ऊर्जा होगी, एक स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि PE, जिसको पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं, गतिज ऊर्जा इस वक्त, स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होगी? अधिकतम होगी। जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पे रखी होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो इस वक्त क्या होगी? शून्य होगी। क्यों शून्य होगी? क्योंकि आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv²। लेकिन अगर जो आपकी वेलोसिटी है यानी कि वेग है, वो इस वक्त क्या है? 0। इसलिए हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो भी हमारी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा? हमारी गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा शून्य, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य है, वही जो मैंने आपको समझाया। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा क्या है? mgh। कुल ऊर्जा क्या होती है? Pe प्लस
के ई यानी गतिज प्लस स्थितिज। तो एक ऊर्जा 0 है तो टोटल कुल ऊर्जा कितनी होगी, mgh होगी। जब वह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा परिवर्तन होता है। यदि दिए गए क्षण में वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv² होगी। अब जैसे ही वस्तु नीचे गिरी तो गिरने में अब क्या होगा, इसकी जो pe है यानी कि स्थितिज ऊर्जा है वो कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और उसके अंदर एक ऊर्जा होगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 mv²। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, क्योंकि वेग बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h उसका कितना हो जाता है, हाइट उसकी 0 हो जाती है। ये जो हाइट है जब पूरा नीचे पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगी और इस अवस्था में वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो अधिकतम होगा, ठीक है, मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी होगी, वेग होगा यानी कि v होगा। इसलिए इस वक्त इसमें क्या होगा, अधिकतम हमारी ऊर्जा होगी कौन सी, गतिज, और स्थितिज ऊर्जा इस वक्त न्यूनतम हो जाएगी। मतलब जब एक ऊर्जा घटती है तो दूसरी ऊर्जा बढ़ती है। सभी बिंदुओं पर वस्तुओं की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहेगा, लेकिन अगर आप टोटल ऊर्जा की बात करें तो PE प्लस KE हमेशा समान रहेगा। अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हमेशा क्या रहेगा, अचर रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में भी वही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है कि जब यहाँ पे रखा है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा शून्य है। जैसे जैसे गिर रहा है ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, और जब बिल्कुल नीचे गिर गया तो हमारी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज सबसे कम। इसके बाद आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय उसके पथ की किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि होती है। मतलब PE जितना कम होता जाएगा, ठीक है, KE उतना बढ़ता जाएगा। एक ऊर्जा घटती जाएगी, दूसरी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा इस प्रकार गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर स्थानांतरण होता है। तो यह आपका एक छोटा सा टॉपिक था संरक्षण के नियम का। अब इस पे आपसे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला बोला है ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका बोला है एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात रुक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और क्या यहाँ पे संरक्षण का नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसे स्पष्ट करिए। और प्रश्न 3 आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब बड़ा है। ये एक आपको एक टेबल दी है, इस टेबल में आपको सॉल्व करना है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हर केस में निकालना है। अगर दूरी 4 मीटर हो, 3 मीटर हो, 2 मीटर हो, 1 मीटर हो और दूरी जो है वस्तु की जब ग्राउंड पे आ जाए तो इसको हम पूरा हल करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में संदेश है कि आपको 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। में बोला है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो ये आपका उत्तर 1 हो गया। इसको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज याद कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में बोला एक गतिशील गोलक, गोलक मतलब पेंडुलम, जो इस तरीके से बॉब लटका देते हैं ना, और जब उसको हिलाओ तो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर एक सिचुएशन पे आके रुक जाएगा। कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है, इस चीज़ की आप पुष्टि करिए। तो उत्तर क्या होगा कि गोलम आराम करने की अवस्था में आता है क्योंकि वायु प्रतिरोध इसकी गति का विरोध करता है। देखिए जो वायु है, वायु में भी एक प्रतिरोध होता है। कोई भी चीज़ अगर हवा में इस तरीके से हवा को काटते हुए हिल रही है तो हवा उस पर क्या लगाता है, एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस लगाता है, क्योंकि हवा इसे रोकने का प्रयास करती है। तो प्रतिरोध इसकी गति को क्या करता है, विरोध करता है। गोलक इस घर्षण को दूर करने के लिए अपनी गतिज ऊर्जा का नुकसान पहुंचाता है। तो
हवा इसको रोक रही है और ये हिलना चाह रहा है, तो इसकी वजह से इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, गोलक इस घर्षण को दूर करने के लिए अपनी गतिज ऊर्जा का नुकसान पहुंचाता है। कुछ समय बाद ये क्या होता है, होते होते रोकते रोकते मतलब हवा से फाइट करते करते रुक जाता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि घर्षण को दूर करने के लिए गोलक द्वारा खोई गई ऊर्जा अपने परिवेश द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये नियम का पालन नहीं कर रहा, इसकी जो गोलक की ऊर्जा है ये इसके परिवेश में यानी सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर नंबर 2 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है, बस जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत बड़ा है, पूरी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ आपको बोला है 20 किलोग्राम का एक पिंड है। ठीक है, एक पत्थर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त फेंका जाता है, मतलब 4 मीटर की ऊंचाई से आप इसे नीचे गिरा रहे हैं। निम्न सारणी के अनुसार इसमें आपको गतिज और स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। ऊंचाई पर वस्तु जो रखी हुई है पहले 4 मीटर पे है, फिर ये आएगी 3 मीटर पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर अंतिम नीचे ज़मीन पे पहुंच जाएगी। इस स्थिति में आपको निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, और दोनों एनर्जी का सम कितना होगा वो भी निकालना है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर इस टेबल को फिल करेंगे। तो आप ये समझते हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं और फिर इस टेबल को फिलअप करना है। चलिए मैं आपको इसको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश में सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे आप हिंदी में इसको लिख लेंगे, बाकी कैलकुलेशन सेम होगी, बस आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पे लिख लेंगे गतिज ऊर्जा। जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल होगा वहाँ स्थितिज, जहाँ जहाँ पे काइनेटिक लिखा है वहाँ पे गतिज ऊर्जा कर लेंगे, बाकी सॉल्यूशन सेम होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट ड्रॉप होगा, जैसे ही गिरा होगा वैसे, तब उसमें वेलोसिटी यानी वेग कितना होगा, 0। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो वेग उसमें कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसी केस में हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी वो देख लिए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ से EP कितना होगा, 20 × 10 हमारा G की वैल्यू है और H कितना है, 4। तो यहाँ से EP कितना हो गया, 800 जूल। गतिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 mv², 1/2 m की वैल्यू कितनी है, 20, और वेग कितना है, 0 है, तो 0 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कुल ऊर्जा। क्या लिख लेंगे, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, EP + EK, 800 + 0 800 जूल। बस आपको सॉल्यूशन सेम रखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेम होगी, बस आपको जहाँ पोटेंशियल है वहाँ स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा टोटल की जगह पे लिख लेंगे। आगे देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट 3 मीटर की डिस्टेंस पे होगा यानी 3 मीटर पे होगा, हाइट जो है वो 3 मीटर है, तब क्या होगा, तब हमारा प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। ठीक है, u आपका हो गया 0। एक्सीलरेशन या फिर त्वरण, यहाँ पे ये त्वरण हो गया आपका 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना इसने दूरी तय की, तो 4 - 3, टोटल कितना था, 4 था, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 मीटर। तो 1 मीटर इसने क्या की, दूरी तय की। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप थर्ड लॉ से यानी तीसरा जो गति का नियम है वो क्या होता है, v² - u² = 2as। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए v² - u² = 2as। तो यहाँ से v² हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब फिर से हमारा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा दोबारा से निकाल लेंगे। इस केस में क्या होगा, 20 × 10 × 3 600 जूल, और हमारी गतिज ऊर्जा कितनी निकल जाएगी, 1/2 20 × 20 200 जूल। अब फिर यहाँ पे कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 600 + 200 800 जूल। तो 800 जूल आपकी क्या हो गई, कुल ऊर्जा हो गई। ये किस केस में है, जब 3 मीटर की ऊंचाई पे है। अब निकालेंगे जब 2 मीटर की ऊंचाई पे होगा, वस्तु जब 2 मीटर की ऊंचाई पे होगा, h कितना है, 2। फिर से वही प्रारंभिक वेग 0, g 10, और दूरी कितनी हो जाएगी, अब दूरी उसने 4 - 2 2 हो गया। ठीक है, वही
तीसरे नियम के अनुसार यहाँ से हम निकाल लेंगे v हो जाएगा हमारा 40। अब यहाँ से फिर से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ये निकलेगा 400 जूल, ये भी निकलेगा 400 जूल, और कुल एनर्जी हमारी कितनी निकल जाएगी 800 जूल। ये सारा सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, बस आपको हिंदी में लिख लेना है स्थितिज और गतिज। इसके बाद जब हाइट होगी 1 मीटर, 1 मीटर पे होगा तो क्या होगा, तब आपका वेग निकलेगा 60। इस केस में 20 × 10 × 1, क्योंकि जो दूरी है 4 - 1 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकलेगा 200 जूल, और यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा जो निकलेगी, गतिज ऊर्जा वो कितनी निकलेगी 600 जूल, और यहाँ पे आपकी जो कुल ऊर्जा है, कुल वो कितनी निकलेगी 600 प्लस 150 प्लस 600 800 जूल। इसके बाद जब हमारा वस्तु बिल्कुल नीचे पहुँच जाएगा, बिल्कुल अंतिम नीचे पहुंच जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो दूरी है वो पूरी ख़त्म हो गई। 4 - 0 तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो वेग है, ये है वेग, जो वेग है वो कितना निकलेगा 80 निकलेगा। अब यहाँ पे जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे mgh हो गया 0, तो ये वाली एनर्जी कितनी हो गई 0, और ये वाली हाफ mv² हो गई 800। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 800, तो कुल हो कितनी हो गई 800 जूल। अब ये सारी निकल गई, तो आपको जो टेबल दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने टेबल दिखाया था, इसको आप हिंदी में लिख लेंगे जैसा आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है, ठीक है। जब 4 होगा तो यहाँ 800 जूल होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ पे 800 जूल। इन दोनों को जोड़ के दिस प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ के आपको ये चीज़ लिखनी है, तो आएगी हमेशा 800 ही, ठीक है। और ये एनर्जी कम होगी तो ये ज़्यादा होती चली जाएगी। तो इस टेबल को आप फिल कर लेंगे ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टेबल कैसे भरी गई है, जब आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने वर्कशीट 69 सॉल्व कर ली है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे।